जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों को आपके परिवार टॉपर्स IQ पर। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियोज में जो अपना रिस्पांस दिखाया, ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि आप लोग मुझे कई दिनों से भूल गए हों। आपने टॉपर्स IQ परिवार को अपना प्यार, सपोर्ट और समर्थन दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आइए बिना किसी विलंब के आपको मैं PY की जो सीरीज प्रीवियस ईयर के साथ साथ जो MCQ है उन सभी को मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, आप लोग CHSL का एग्ज़ाम चल रहा है। CHSL के एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, एक बार वीडियोज़ को देखने के बाद आपको ज़रूर लगेगा कि इसी स्लाइड से ही, इसी जो मैं सीरीज़ करा रहा हूँ, इसी सीरीज़ से ही सभी क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स इसी साइज से ही आ रहे हैं। आइए बिना किसी विलंब के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन यानी जो पूछता है बंदरगाह, क्या बंदरगाह से पूछता है, पत्तन नगर कौन सा है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको बताया था कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल थे। पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, क्या आलमगीरपुर, ये कहाँ पे है, आलमगीरपुर, ये यूपी में पड़ता है। ठीक, ये किस नदी के किनारे आपको मैंने बताया, आपको याद रखना है ये हिंडन नदी के किनारे है। पश्चिमी स्थल आपको आलमगीरपुर, उसके बाद उत्तरी और दक्षिणी 4 याद रखें। दक्षिणी क्या है, दैमाबाद, दैमाबाद ये दक्षिणी स्थल है। ये कहाँ पे है, वैसे पड़ता है महाराष्ट्र में। पूछिएगा किस नदी, आपको बताना है प्रवरा नदी, प्रवरा नदी। उत्तरी स्थल देखो क्या बोलते हैं, उत्तरी स्थल पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, उत्तरी स्थल को आपको बता देना क्या मांडा, क्या मांडा जो है ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये किस नदी के किनारे है, तो आपको बताना है चिनाब नदी के किनारे है। ये पूर्वी स्थल आलमगीरपुर हो गया। पश्चिमी स्थल आपसे पूछेगा, आपको बताना है सिंधु, क्या सिंधु जो है ये पश्चिमी स्थल है, ये सिंधु नदी के किनारे पश्चिमी स्थल है। सूतकांगीडोर, क्या सूतकांगीडोर आपको याद रखना होगा। पश्चिमी स्थल सूतकांगीडोर, सूतकांगीडोर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे, पाकिस्तान में इसकी लोकेशन पड़ती है। पूछता है आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की आकृति कैसी है, तो आपको बताना है, देखिए ये एक त्रिभुज के समान है, क्या एक त्रिभुज के समान इसकी आकृति बन रही है। पेपर में आपको बताया जाएगा, पूछा जाएगा इसकी आकृति कैसी है, आपको बताना है त्रिभुजाकार, क्या त्रिभुजाकार इसकी आकृति है। आइए इसमें और जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, पत्तन नगर में आएगा आपका क्या, लोथल। लोथल है कहाँ पे, लोथल गुजरात में स्थित है। लोथल क्या है, यहाँ का एक बंदरगाह है, क्या बंदरगाह। ठीक, बंदरगाह। इसी लोथल का अभी नया नाम क्या है, डॉकयार्ड बोलते हैं। याद रखिएगा डॉकयार्ड क्या है। पूछता है कि आखिर डॉकयार्ड कहाँ पर स्थित है, तो बताना है गुजरात, गुजरात यानी लोथल को ही डॉकयार्ड बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये किसके द्वारा किया गया, दयाराम शाहिनी, क्या दयाराम शाहिनी जी के द्वारा। कब किया गया, 1921 में, क्या 1921 में किया गया। ठीक, उसकी बात पूछ सकता है रोपड़ कहाँ पे है, रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब। हड़प्पा सभ्यता का ये जो है ये भारत में स्थित है, रोपड़ पंजाब में है, रावी नदी के किनारे, क्या रावी नदी के किनारे स्थित है। बनवावली कहाँ पे है, हरियाणा, कहाँ पे है, हरियाणा। आइए इससे जो आगे क्वेश्चन बनेंगे उन सभी क्वेश्चनों को एक बेहतरीन PPT को डिज़ाइन करके लाया हूँ, इसी के लिए आप लोगों को समझाने के लिए। इसके जो हड़प्पा, क्या हड़प्पा कहाँ पे है, आपको मैंने बताया पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे पूछेगा, आपको बताना है रावी नदी के किनारे। अब इसकी खोजकर्ता कौन है, दयाराम शाहिनी जी हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता हैं। इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में हुई थी। उसके बाद अगला क्या है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो जी कहाँ पे स्थित है, ये अवस्थित है पाकिस्तान में, लेकिन ये किस नदी के किनारे पूछेगा, आपको बताना है कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता हैं रखाल दास बनर्जी।
ठीक। इसकी जो सन है 1921 के जस्ट बाद अगले सन में 1922 में इसकी खोज हुई। पूछता है कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके जो खोज करता है, काली से याद रखिए, काली और लाल का एक संगम बनता है, इसलिए बीबी लाल और बी के थापर। एग्जाम में याद रखिएगा, काली पूछेगा तो काली से आपको याद रख लीजिएगा, यहाँ काली से लाल हो जाएगा। ऑप्शन को ही आपको सिलेक्ट करना है। बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा ये घग्गर नदी के किनारे है। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे है। 1953 में इसकी खोज किया गया था। कालीबंगन की बहुत फेमस पूछता है, क्या फेमस है यहाँ पे? चूड़ियाँ, चूड़ी के जो अवशेष मिले थे कालीबंगन से मिले थे। चौहुंदड़ो कहाँ पे है? ये पाकिस्तान पे है। कहाँ पे? पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? गोपाल दास मजूमदार इसके खोजकर्ता हैं। सन इसकी 1931 है। इसका कोई सन का इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। चौहुंदड़ों से क्या मिली थी? घोड़े की अस्थि के अवशेष मिले थे। फिर पूछता है कि लोथल, क्या लोथल? आपको बताना है कि लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव। और ये कहाँ पे है लोथल? गुजरात में। मैंने बताया गुजरात में है। लोथल को ही क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड। ठीक। उसके बाद रोपड़ पूछता है, तो आपको बताना है कि रोपड़ कहाँ पे स्थित है? ये पंजाब में रावी नदी की, रावी और सतलज, पंजाब में सतलज और रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता रोपड़ के कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ मतलब एक साथ सोचिए, आप किसी पर दोष, रोज से दोष याद रखिए, दोष लगेगा तो यज्ञ करवाएगा, यज्ञ करवाएगा तो क्या होगा? उसका शांति हो जाएगा दोष की। इसी तरीके से आपको याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि चैनलों से संबंधित है। मैंने आपको क्या बताया? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम शाहिनी। उसके बाद आपको बताया मैंने मोहन जोदड़ो जी खोज किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताया रखालदास बनर्जी के द्वारा। उसके बाद मैंने पूछा कि रोपड़ कहाँ पे है? रोपड़ पंजाब में है। ये किस नदी के किनारे? आपको बताना है सतलज नदी के किनारे। ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि 10 डिग्री चैनल, क्या 10 डिग्री चैनल किसके किसके बीच पाया जाता है? किसके किसके बीच में पाया जाता है? ठीक। आपको बता दें कि जो चैनल है उससे बहुत सारे बनते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को एक मैं स्लाइड के तरीके से सेट करके लाया हूं। देखिए, अंडमान निकोबार, क्या अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है। अंडमान और निकोबार, ठीक, निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल अवस्थित है। ठीक। आइए सभी चैनलों के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन सभी तथ्यों को एक एक करके डिस्कशन करते हैं। मैकमोहन लाइन पूछता है कि मैकमोहन लाइन कहाँ पे अवस्थित है? अगर ये भारत का नक्शा आप लोग देख रहे हैं, भारत का नक्शा वाला क्षेत्र देखिए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। ऊपर क्या है? आपका चीन का पार्ट है, नीचे क्या है? भारत। ठीक, भारत। यहाँ पे क्या है? मैकमोहन लाइन। जब पूछेगा मैकमोहन लाइन कहाँ पे है, आपको बताना है मैकमोहन लाइन भारत और चाइना के मध्य अवस्थित है। ठीक। रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ रेखा है। क्योंकि यहाँ पे क्या था? पहले बांग्लादेश था। ठीक, बांग्लादेश ये कहा है? पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश से क्या बोलते हैं? पूर्वी पाकिस्तान। पूछता है कि बांग्लादेश का उपनाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। रेडक्लिफ रेखा यहाँ पे थी, लेकिन हुआ क्या कि जो 24 डिग्री अक्षांश रेखा आप लोग देख रहे हैं, 24 डिग्री अक्षांश रेखा, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में। रेडक्लिफ और 24 डिग्री, ये 24 डिग्री है कहाँ पे? ये गुजरात के पास में है। पाकिस्तान इधर आपका पाक का एरिया हो गया, इधर आपका इंडिया यानी भारत हो गया। पाकिस्तान क्या करता है? इसी रेखा को मानता है। इस रेखा को पाकिस्तान बोलता ही नहीं कि हम दोनों के बीच में डिवाइडेशन रेखा है। उसके बाद डूरंड रेखा। डूरंड रेखा क्या हो गया? भारत और अफगानिस्तान। ये भारत का मैप है, इसके ऊपर आप देखेंगे ये पाकिस्तान हो गया, इसके ऊपर क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान अब पहले ही क्या थी? डूरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनाती थी, लेकिन विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो बीच में सीमा विभाजन करता है ये डूरंड रेखा। क्या? डूरंड रेखा। उसके बाद हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग पूछेगा, हिंडनबर्ग में आपको बताना है जर्मनी और पोलैंड। क्या? जर्मनी और पोलैंड। देखिए यहाँ पे डा आ रहा है तो यहाँ पे भी डा आ रहा है, इससे हो गया पोलैंड। उसके बाद जर्मनी, हिंडनबर्ग। देखिए यहाँ पे उड़नतू आ रहा है तो यहाँ भी उड़नतुआ रहा है। एक मतलब साफ साफ होगा कि हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में अवस्थित है। ठीक। उसके बाद 38 डिग्री समांतर रेखा, ये उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। देखिए 38 कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं। एक मतलब जो उल्टा लिखवा, उत्तर कहती ये हो जाए ऐसे सेम। एक मतलब सेम चीज़ याद रखा कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री समानांतर रेखा अवस्थित है।
49 डिग्री समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था? उस दिन मैंने बताया था आपको, एक इंपॉर्टेंट स्लाइड ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। क्या ये पूरा आपका नॉर्थ अमेरिका मान लीजिए है, तो 3 भागों में बटा हुआ है नॉर्थ अमेरिका। ऊपर क्या है? अलास्का है, अलास्का के बाद नीचे क्या है? बीच में आपका अलास्का के बाद कनाडा है, क्या कनाडा है, उसके बाद क्या है? यूएसए है, फिर नीचे क्या है? मैक्सिको। ठीक, मैक्सिको। देखिए जो कनाडा और यूएसए के बीच में है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसी को ही 49 डिग्री समानांतर रेखा बोलते हैं। कितना? 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए के बीच में अवस्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 17 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए सभी अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे उन सबको वियतनाम, देखो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम क्या है? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 17 डिग्री। जब पूछेगा 17 डिग्री तो आपको बताना है नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में अवस्थित है। ठीक, 17 डिग्री। उसके बाद पूछ सकता है मैगी घाट, क्या मैगी नाट और सीज फ्राइड, मैगी नाट और सीज फ्राइड किसके किसके बीच में है? तो आपको बताना है जर्मनी और फ्रांस के बीच में। कहाँ पे? जर्मनी और फ्रांस के बीच में अवस्थित है मैनी घाट और सीज फ्राइड रेखा। ठीक, ऑर्डरनेस पूछेगा, कभी पूछेगा ऑर्डरनेस कहाँ पे है, तो आपको बताना है जर्मनी और पोलैंड। कहाँ पे? ऑर्डरनेस रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच में अवस्थित है। पूछ सकता है कि मेडिसन रेखा कहाँ पे? मेडिसन रेखा, मेडिसन, आपको पता है कि पूरे विश्व में मेडिसन के लिए फेमस कौन है? अमेरिका। इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में आप जाएंगे तो अमेरिका के नीचे क्या है? आपका कनाडा है। कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में मेडिसन रेखा है। पूछ सकता है कि मेन रहीम रेखा कहाँ है? तो मेन रहीम, देखो यहाँ पे रा आ रहा है, रा फार हो गया रूस, मेन रहीम रूस और फिनलैंड, यहाँ पे आ रहा है मेन न से होगा फिनलैंड। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में अवस्थित है। देखिए आपको हम पूरा क्या रिवीजन करवाए हैं? रिवीजन यही करवाए हैं कि सबसे पहले बताया 17 डिग्री नॉर्थ और साउथ वियतनाम, 17 के बाद 38 डिग्री मैंने क्या बताया? वियतनाम के बाद 38 डिग्री नॉर्थ और साउथ कोरिया, यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में कितना है? 38 डिग्री। उसके बाद मैंने क्या बताया? 34 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अवस्थित है। फिर मैंने क्या बताया? 49 डिग्री आपको बताया। 49 डिग्री किसके किसके बीच में है? यूएस, ठीक है, यूएसए और है। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक बलशाली केंद्र, क्या एक बलशाली केंद्र के साथ साथ संघीय पद्धति, संघीय यानी फेडरल पद्धति को कहां से लिया गया है? आपको बताएंगे भारतीय जो संविधान बना था, कल मैंने बताया था कि संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान का प्रस्तावना आपको बताएगा संविधान का प्रस्तावना किस देश से लिया गया है। आपको बताना है संविधान की प्रस्तावना को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की परिभाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, 1 मिनट वेट करिएगा। देखिए भारतीय संविधान को मैंने बताया था कि भारतीय संविधान आखिर बना कब था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को इम्प्लीमेंट यानी लागू करने के लिए संविधान उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। उसके बाद लागू कब हुआ? जब पूछेगा भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या प्रस्तावना पूछे या पूछ सकता है प्रस्तावना के बाद या उद्देशिका, क्या उद्देशिका, इसका प्रस्तावना या उद्देशिका को पेश किसके द्वारा किया गया? तो आपको बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। इसे संविधान सभा के द्वारा प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान सभा के समकक्ष जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर जो संविधान सभा है उसमें उसका मेन पार्ट कौन सा है? आपको बताना है कि हम भारत के लोग, यानी संविधान जो है पूरी जनता पे डिपेंडेंसी है। किससे? जनता पे डिपेंडेंसी है। मैंने एक शब्द बताया था आपको कि जो संविधान है इसका पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो आपको बताना है पंथ निरपेक्ष यानी भारत का कोई भी धर्म नहीं होगा, यहाँ सभी धर्म और सभी संप्रदाय के लोगों को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। मैंने बताया था समाजवाद, क्या समाजवाद
बात का मतलब है यहाँ पर उच्च और निम्न वर्ग को जातिगत आधार पर नहीं देखा जाता है, धन के आधार पर नहीं देखा जाता है, उनको एक समान लोगों के बीच में सबको बराबर हिस्सेदारी है। ठीक, मैंने आपको ये कल बताया था। उसके बाद मैंने कल बताया था आपको भारतीय संविधान में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। आपको बताना है कि न्याय कितने प्रकार की है, 3। देखो इसमें 3 अक्षर है, 1 अक्षर 2 अक्षर 3, इसका मतलब न्याय 3 प्रकार का। स्वतंत्रता, मैंने क्या बताया, स्वतंत्रता कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, आपको बताना है 5। वो कैसे याद रखना है, 1 2 3 4 5, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हुई, 5। समता पूछ सकता है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार की समता का वर्णन किया गया है, आपको बताना है कि 2 प्रकार की समताओं का वर्णन किया गया है। फिर पूछ सकता है आखिर भारतीय संविधान क्या है, जब भारतीय संविधान बना था उस समय कितने देशों कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, आप सब बताना है कि 390 लोग, 389 प्रांत पूरा मिला के थे, उसमें इतने भारतीय सभा में भाग लिए थे उसके वोटिंग में। ठीक, आइए देखते हैं कि संघीय पद्धति कहाँ से ली गई। संघीय पद्धति कनाडा से। अगर पूछ सकता है अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, तो आपको बताना है कि ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से संविधान से लिया गया है। पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा, जब पूछेगा प्रस्तावना की भाषा ये किस देश से लिया गया है, आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद पूछ सकता है कि प्रस्तावना का विचार, जब प्रस्तावना के विचार की बात कहेगा तो आपको बताना है यूएसए से प्रस्तावना का विचार लिया गया। देखिए आरआरबी मुंबई एएसएम 2006 में क्वेश्चन पूछा भी गया था। आइए जो संविधान से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक स्लाइड के थ्रू आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। अमेरिकी संविधान से क्या क्या लिया गया है, अमेरिकी संविधान 1789 में बना था। न्यायिक पुनराविलोकन, क्या न्यायिक पुनराविलोकन, उसके साथ मौलिक अधिकार हम लोग कहाँ से लिए, अमेरिका के संविधान से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है इसको भी मैंने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से लिया। फिर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और संविधान की सर्वोच्चता और सुप्रीम कोर्ट, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक, अगला क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये किस संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है कनाडा के संविधान से आखिर भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया। कनाडा के संविधान से मैंने क्या बताया, एक संघात्मक व्यवस्था और दूसरा अवशिष्ट शक्तियाँ, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर पूछ सकता है आखिर आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है, तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व को कभी लिख के देगा डीपीएसपी, तो डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, आपको बताना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति होती है ये किस देश से लिया गया है, ये भी कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। उसके बाद आप देखते हैं जर्मनी, सबसे पहले जर्मनी के बारे में जानिए। जर्मनी से एक क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ से लिया गया, इसका आपातकाल का जो प्रोविजन है ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मेन है कि संविधान संशोधन, क्या संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, तो आपको बताना है कि जो संशोधन होता है संविधान में, संशोधन की प्रक्रिया है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। मैंने क्या क्या बताया, साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन लिया गया है, न्यायिक पुनराविलोकन, मौलिक अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति का महाभियोग, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद कनाडा से अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से आपको मैंने बताया डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए देखते हैं जर्मनी के संविधान से आपातकाल, साउथ अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति लिया गया है। सोवियत संघ रूस, इसी को बोलते हैं यूएसएसआर। ठीक, इसके संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य लिया गया। क्या, मौलिक कर्तव्य। फ्रांस की क्रांति हुई तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कोई धर्म नहीं होगा भारत का, भारत का कोई धर्म नहीं है इसलिए यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना समवर्ती सूची, क्या सूचियाँ और शक्ति का विभाजन, सूची बनेगी तो शक्तियों का बढ़ जाएगा, राज्य सूची
समवर्ती सूची, संघ सूची, इसका मतलब शक्तियों का विभाजन, और उसके बाद समवर्ती सूची, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अगला क्या लिया गया है, प्रस्तावना। प्रस्तावना का विचार पूछेगा तो आपको जाना है यूएसए के संविधान में जाना है। आइए देखते हैं भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया। भारतीय संविधान की आत्मा सॉल किसे कहा जाता है, आपको बताना है। भारतीय संविधान की आत्मा, मैंने क्या बताया, प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की आत्मा है। वो कैसे, क्योंकि प्रस्तावना ही इसका मेन पार्ट है। शरीर का मेन पार्ट क्या होता है, हार्ट। इसका मतलब हमारा हार्ट जो है अगर ये बंद होगा खत्म, उसी तरीके से प्रस्तावना भी है, अगर ये खत्म हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रस्तावना मैंने कल आपको बताया कि बेरूवादी संघवाद, कभी कभी पूछता है कि बेरूवादी जो संघवाद मामला था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, ये 1960 में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा प्रस्तावना संविधान का अंग है ही नहीं, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। यह किसका कथन है, बेरूवादी संघवाद का कथन है। उसके बाद एक आया केशवानंद भारती, क्या, केशवानंद भारती जो केस था, इसमें यह बताया गया 1900 कब आया था, 73 में आया था। इसमें 13 जजों की बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच आज तक की यही है, 13 जज इसमें थे। इसमें यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है, इसमें चेंज किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को छोड़ करके बाकी सभी में चेंज किया जा सकता है। मूल ढांचा आपको पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में 3 चीज जोड़े गए, इसके मूल ढांचे में छोड़ कर। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष। समाजवादी यानी समाज का कोई सबको ऊंच नीच की भावना से नहीं देखा जाएगा। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। अखंडता मतलब पूरा भारत अखंड भारत है, कोई इसमें कोई राज्य आपस में टूटकर अलग नहीं कभी हो सकते, इसीलिए अखंडता जोड़ा गया। 3 शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, आत्मा। आत्मा बताना है कि प्रस्तावना, लेकिन जब पूछेगा कि आखिर BR अम्बेडकर, जो पिछली क्लास किए होंगे उनको विधिवत तरीके से समझ में आ रहा होगा। BR अम्बेडकर के अनुसार आत्मा किसे कहा गया, तो आपको बताना है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह बताया गया कि यह संविधान की आत्मा है। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा संविधान की आत्मा ओनली पूछेगा तो बताना है कि प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना मेन संविधान का अंग है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये क्या है, आर्टिकल 32। समानता का अधिकार, आर्टिकल, आपको समानता का अधिकार देखो मैंने बताया 14 से लेकर के 18 तक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से है, 25 से लेकर 28 तक, क्या देख लीजिएगा, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जिक्र किया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का। समानता का अधिकार कहाँ से है, 14 से लेकर के 18 तक मैंने बताया था। क्योंकि रिवीजन सुनिए, 14 मतलब होता है कानून के समान संरक्षण। आर्टिकल 15 में क्या गया, धर्म जात लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या बताया गया, 16 में बताया गया सरकारी नियोजन के कार्य में सभी को एक समान भागीदारी होगी। 17 में क्या बताया गया, छुआछूत, अस्पृश्यता। 18 में आपको बताया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, बड़ी बड़ी पोस्ट, आप इंग्लैंड जाकर के बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आप चले गए इंग्लैंड में, वहाँ से लेकर चले आए सर की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि, ये सभी का अंत 18 के अकॉर्डिंग किया गया है। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति, 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था इसमें किसने भाग नहीं लिया। देखिए 1857 की नाना साहेब तो कानपुर से थे, क्या कानपुर से नाना साहेब थे, नाना साहेब और तात्या टोपे दोनों कानपुर से भाग लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर 1857 की क्रांति में ये एक अकेली मर्द थी, अकेली मर्द थी, सोचिए ये हैं स्त्री लेकिन इन्हें कहा गया अकेली मर्द थी। इसका मतलब इनमें एक बार इनका नाम सुनने के बाद आपके अंदर रोवे आपके खड़े हो जाने चाहिए। देखिए भगत सिंह, ये भगत सिंह 1857 की क्रांति में नहीं थे, आप लोग बस ध्यान दीजिएगा, नहीं पता लगा कोई मार दिया। 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। किसने कहा, डिज़रायली ने कहा यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह एक पहला स्वतंत्रता संग्राम था। BD सावरकर, किसने कहा, BD सावरकर ने कहा यह एक स्वतंत्रता संग्राम था। उसके बाद 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन था, क्या वायसराय भारत का उस समय कौन था, तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति हुई। 1857 की क्रांति कहाँ पे शुरू हुई, 10 मई 1857 को सबसे पहले कहाँ से शुरुआत होती है, इसकी मेरठ से। मेरठ से शुरुआत होने की रीज़न क्या है, जो
मंगल पांडे जी थे, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि ब्राउस बैन के स्थान पे इनफील्ड राइफल, क्या ब्राउस बैन जो राइफल थी ब्राउस बैन, उसमें स्थान पर आ गया क्या इनफील्ड राइफल। इसमें होता क्या था, इनफील्ड राइफल इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी, गाय प्लस सूअर की चर्बी के कारतूसों का प्रयोग किया गया। जो कारतूस थे उसको दांत से निकालना पड़ता था खींच के, इसलिए मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। क्या मंगल पांडे जी ने इसका विरोध किया, तो मंगल पांडे जी को ये लोग फांसी पे दे दिए। तो हुआ क्या कि उसी समय बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व कर रहा था। क्रांति की स्टार्टिंग वहीं मेरठ से ही शुरू हो गई। ठीक, बहादुर शाह जफर दिल्ली से कर रहा था और रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से कर रही थी। इलाहाबाद से लियाकत अली, मेन इंपॉर्टेंट याद रखिए, लियाकत अली इलाहाबाद से कर रहे थे उस क्रांति का आंदोलन का जो सपोर्ट इलाहाबाद से कर रहे थे। आइए ऑप्शन में बता दिए, तो भगत सिंह हो गए। 1857 की क्रांति से मैंने पिछले वीडियो में पूरा डिस्कशन अच्छी तरीके से कराया हुआ है, जा करके पिछली क्लास को आप लोग देखिएगा। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चींटी के डंक, क्या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। देखिए चींटी के डंक में तो वैसे मेथनोइक एसिड होता नहीं। लैक्टिक अम्ल आपको पता है किससे मिलता है, मिल्क, दूध में लैक्टिक एसिड मिलता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में है, टमाटर। देखिए अभी सीजीएल का एग्जाम है, उसी में पूछा गया था ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, आपको बताना है टमाटर। साइट्रिक यानी खट्टे फलों में पाया जाता है, किसमें, जितने भी खट्टे फल होते हैं सब में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। जैसे क्या हो गया, आंवला, संतरा, इन सभी में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। टार्टरिक एसिड पूछेगा, टार्टरिक एसिड ये किस में पाया जाता है, इमली, क्या इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा पाया जाएगा, मेथनोइक अम्ल, या कभी कभी दे देगा HCOOH, ध्यान दीजिएगा HCOOH, ये कौन सा है, यही है मेथनोइक एसिड। C2H5OH क्या है, C2H5OH ये क्या है, ये है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड जो एथेनोइक अम्ल है, इसमें इसी को क्या बोलते हैं, पीने वाली शराब, यही है शराब। जब पूछेगा शराब, एल्कोहल क्या है, एल्कोहल का फार्मूला यही है, एल्कोहल C2H5OH, जो दारू लोग पीते हैं यही पीते हैं। अगर CH3OH पी लेंगे, यही तो है, ये मेथिनोइक CH3OH, ये क्या है, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, जहरीली शराब। क्या, जहरीली शराब। जहरीली शराब C3H5OH को बोलते हैं। अगर इसे कोई पिएगा तो वो क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, CH3OH जहरीली शराब को बोलते हैं, C2H5OH ये आपको एथेनोइक एसिड या पीने वाली शराब या एल्कोहल, इसी को ही बोलते हैं। देखिए उसके बाद और क्या पूछ सकता है, और पूछ सकता है पेपर में, क्योंकि ये तो आ ही जाएगा, बाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, बाल में तो आपको बताना है किरेटिन। क्या, किरेटिन ये बाल में पाया जाता है। ठीक, दूध में मैंने क्या बताया, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लेकिन तत्व कौन सा है, रेनिन। रेनिन दूध में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद दूध के साथ साथ मैंने आपको बताया आंवले में, आंवले के बाद विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा क्या होता है, गाजर में कौन सा पाया जाता है, देखो किरेटिन और कैरोटीन। कैरोटीन बहुत माइनर डिफरेंस है भाई, देख लीजिएगा। कैरोटीन में सर क्या है कि कैरोटीन गाजर से है, लेकिन किरेटिन ये किससे है, बाल से, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि गाजर किसका प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए। विटामिन ए गाजर में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जो विटामिन सी के जो होते हैं, विटामिन सी के जो तत्व होते हैं इसमें, यानी विटामिन सी जो होता है ये आंवले यानी खट्टे फलों मैंने आपको बताया है, इसमें क्या होती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है। ठीक, आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप लोग इसको देख के एक बार रिस्पॉन्स जरूर करिएगा कि आपको ये सीरीज कैसे लग रही है। भारतनाट्यम ये महत्वपूर्ण क्या है, नृत्य है। भारतनाट्यम कहाँ का है, आपको बताना है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, जैसे कुचिपुड़ी आपका कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, उसके बाद क्या है, कथकली कहाँ का है, आपको बताना है, केरल का नृत्य है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का नृत्य है। कहाँ का, उड़ीसा का नृत्य है। भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। देखिए सबसे बड़ा है भारतनाट्यम, इसका मतलब ये कहाँ जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक, कुचिपुड़ी, कच्चा पूड़ी कौन खाएगा, अंधा आदमी जो होगा वो पूड़ी चाहे कुची पूड़ी यानी कच्चा पूड़ी, अंधा आदमी रहे तो कच्चा पूड़ी खा ले जाएगा। एक मतलब कहा हुआ कि कुची पूड़ी कहाँ खावे, आंध्र प्रदेश। ठीक, कथकली,
कथकली, देखो यहाँ पे क का रिपीटेशन हो रहा है, क 2 बार का आ गया, इसका मतलब ये कहाँ चला जाएगा, केरल के पास, इसमें भी क है। उसके बाद उड़ीसी, उड़ीसी का आपको वैसे भी लग रहा है उड़ रहा है। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। शास्त्रीय भाषा जब कहे जाए कितनी भाषाएं हैं, तो आपको बता रहे हैं शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। तमिल, तेलुगु, उड़िया आपको मैंने बताया था, एक दिन याद करिए। आइए एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें है क्या कि भारतनाट्यम लिखा है, क्या भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। मैंने टोटल कितना बताया, पूछेगा कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, आपको बताना है 8। कथकली कहाँ पे है, क और कस मिला केरल हो गया। कथक कहाँ का है, उत्तर भारत का, उत्तर भारत का कथक हो गया। कुचिपुड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाएगा, अंधा आदमी खाएगा, इसका मतलब कुचिपुड़ी क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। मणिपुरी, मणिपुरी का वैसे भी मणिपुर है, आपको याद रखिए। उड़ीसा, उड़ीसा सेम दिख रहा है। उसके बाद सत्रिया, क्या सत्रिया, सत्रिया कहाँ का है, आपको बताना है असम, असम, जिसके बीच में मतलब समानता, जब असमानता आएगी वो लोग शस्त्र रख लेंगे आपस में, कब कोई मिले कब किसको मार दिया जाए, इसका मतलब सत्रिया कहाँ हो गया, असम। मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का है, केरल, 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 ये कहाँ का है, मोहिनी अट्टम। टोटल कितने हो गए, 8। मैंने क्या बताया, उत्तर भारत में क्या होगा, मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक, भारत का मैप में उत्तर भारत का मैंने क्या बताया, कथक, ठीक, कथक। उड़ीसा का क्या बताया, उड़िया। उसके बाद मैंने क्या बताया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम। केरल का क्या बताया, मोहिनीअट्टम। उसके बाद मैंने क्या बताया, मणिपुर का, यहाँ पे है क्या, मणिपुर, मणिपुरी का मणिपुरी, ठीक। आइए इसी के साथ आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सुमेलित कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है, ये वाद्य यंत्र है, क्या वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, ठीक। पंडित बिरजू महाराज ये कथक घरा, ये कथक से संबंधित हैं, ये तो डांस हो गया मान लीजिए। उसके बाद कंठे महाराज किससे संबंधित हैं, भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, अमजद अली खां, ये किससे हैं, सरोद, सरोद एक वाद्य यंत्र होता है, इससे संबंधित कौन है, अमजद अली खां। उसके बाद कंठे महाराज किससे संबंधित हैं, भीमसेन जोशी जो है, ये भीमसेन जोशी का आपने गाना भी बहुत सुना होगा, एक गायक बहुत अच्छे हैं। उसके बाद ये कंठे महाराज जी कौन से हैं, तबला वादक, क्या है, तबला वादक कंठे महाराज जी हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आपसे भी पूछता है पंडित बिरजू महाराज, जितने महाराज वाले क्वेश्चन आएंगे, महाराज बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज, ये किस घराने से हैं, तो लखनऊ घराना, उठा के बस ठोक दीजिएगा लखनऊ घराना, ऑप्शन आपका तुरंत सही हो जाएगा। लखनऊ घराना में कौन से हैं महाराज जी, लखनऊ घराने में रहते हैं, क्योंकि लखनऊ क्या है, नवाबों का शहर है, इसका मतलब भारत की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। भारत की पहले जो होता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा यह लोकसभा क्षेत्र है, 80 सीट है लोकसभा की, राज्यसभा की 31 सीट है, इसका मतलब नवाबों का शहर क्या हो गया, लखनऊ हो गया। आइए क्लास की अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, बहुत अच्छा स्लाइड लगाया हूँ, देखिएगा। मनुष्य के खून का पीएच मान, ब्लड की पीएच वैल्यू की खोजकर्ता कौन है, आपको सबसे पहले इसकी जानकारी होना चाहिए। सारेंसन नामक वैज्ञानिक हैं, पीएच के खोजकर्ता हैं। पीएच में बताया गया जो ब्लड का पीएच होता है, ये तो होता है 7.4, क्या 7.4 ब्लड का पीएच होता है। आइए एक वैल्यू से समझिएगा, ये तो मान लीजिए सब वैल्यूज दिया गया, ठीक, हाँ वैल्यूज पहले इसे समझ लीजिए। ब्लड का पीएच 7.4, एक पहले ये स्लाइड समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए कि आपको दिख रहा होगा, ये पूरा स्लाइड लगी हुई है, इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है, ये जो है ये आपका 7 है, क्या 7 के क्या मतलब होता है, उदासीन। पीएच स्केल यही है, पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो ये होता है कि 0 से लेकर के 1, एक सेकंड वेट, हाँ 1, 0 से लेकर के 14 तक, पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। जो 0 होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, क्या अगर पूछेगा पीएच स्केल में जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, जिसकी सबसे कम यानी 0 होगी वो सबसे ज़्यादा मोस्ट एसिडिक होगा, ठीक। जब 14 हो जाएगा तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो क्षारीय, सबसे ज़्यादा क्षारीय 14 पे होता है, मोस्ट, ठीक है। उसके बाद पीएच स्केल 7 के जो जस्ट बाईं तरफ है, 7 के इधर जो होगा वो आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक।
इसके जस्ट बाद 7 की इधर जितनी वैल्यू होंगी 7 से 14 के बीच में, वो क्या होंगी, बेसिक यानी क्षारीय माध्यम होगा। ठीक, इसका आप जान गए। अब आप देखिएगा कि जो मैंने लगाया है ये देखिए, हाँ नींबू का कितना है 2.2 से 2.42, लेकिन अधिकतर याद रखिएगा 2.4। ये 14 यानी 7 से कम वैल्यू है, इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। किसी कैसा है, एसिडिक यानी अम्लीय नेचर का है। नींबू कैसा है, अम्लीय। देखा खट्टा हुआ था कि नहीं नींबू है, एक मतलब अम्लीय नेचर। ठीक, सिरका का कितना होता है 2.5 से 3.43। शराब का पीएच वैल्यू पूछता है, याद रखिएगा 2.8 से 3.8 के बीच में होता है। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है 4.8 से 8। देखो मानव मूत्र का 4.8 से लेकर के सेम ये उल्टा कही दिया 8.4। लार का पीएच कितना होता है 6.5 से 7.4, यानी लार का पीएच होता है मे बी 6.4। ठीक, आपको बताना है दूध का पीएच, लार का पीएच सेम होता है। ठीक, मानव रक्त का पीएच 7.4, इसका मतलब ये कैसा हो गया, क्षारीय माध्यम। क्षारीय माध्यम, लेकिन कैसा क्षारीय होगा, अल्प क्षारीय, बहुत क्षारीय नहीं होगा। शुद्ध जल का वैल्यू कितना होता है 7। देखिए क्वेश्चन क्या था, मानव के खून का पीएच 7.4, इसका मतलब क्या होगा, अधिक तो अम्लीय होगा नहीं, अधिक अम्लीय कितने पे होगा 0 डिग्री पे होगा, और कम अम्लीय कितने, अधिक अम्लीय कितने पे होगा 7 के नियर अबाउट। मान लो 7 से थोड़ी वैल्यू अगर कम रहेगी, मान लो 6.9 तक ये होगा, अधिक अम्लीय होगा। कम अम्लीय कब होगा 0 डिग्री पे, मतलब 0 पे कम अम्लीय होगा। कम क्षारीय कब होगा, जो 7 से हम लोग 14 तक क्षारीय गिनते हैं, 7 के बीच में है ब्लड, इसका मतलब ब्लड क्या है, कम क्षारीय है। अधिक क्षारीय क्या होगा, जैसे पूछ लेगा NaOH, ये प्रबल क्षारीय है। प्रबल क्षारीय यानी कितना पे है 14, पीएच स्केल पे इसकी 14 है। और HCl पूछ लेगा, जैसे पूछ लेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है, बहुत अधिक अम्लीय है। क्या सबसे ज़्यादा अम्लीय है, क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्लड कैसा है, कम क्षारीय। आइए क्वेश्चन अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, हाँ देखिए, सूर्य से दूरियों, क्या सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, ग्रहों के निम्न से कौन सा क्रम सही है, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल, पृथ्वी बुध शुक्र मंगल, ये ऑप्शन सी है, ये और डी है। आइए एक मैप के थ्रू आप लोग देखिएगा दूरी बढ़ते हुए कैसे। ये आपका सन हो गया। सन में मेन इंपॉर्टेंट चीज़, सन में क्या क्या याद रखना है, सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 1H1 + 1H2 यानी 2 नाभिक मिल करके 2HF4, क्या 2He4 जब ये बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा निकलती है, तो उष्मा से बहुत हीट हो जाता है। इसलिए नाभिकीय यहाँ पर क्या होता है, एक क्रिया होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद होता क्या है, सूर्य से ऊर्जा निकली, ये सन हो गया। सन के जस्ट करीब में आएंगे, सबसे पहले क्या होगा, मरकरी। मरकरी यानी इसी को बोलते हैं बुध, बुध का उपनाम मरकरी। वीनस यानी इसी को बोलते हैं शुक्र, क्या शुक्र। उसके बाद अर्थ आपको पता है, पृथ्वी हो गया। मार्स, मार्स मतलब होता है मंगल ग्रह, मंगल ग्रह का उपनाम क्या है, मार्स। जुपिटर यानी जुपिटर बोलते हैं बृहस्पति, किसको, बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। सैटर्न आपको पता होगा, ये शनि हो गया। यूरेनस नेपच्यून तो आपको पता है, यूरेनस मतलब होता है अरुण और नेपच्यून यानी वरुण। ठीक, आपको पता है एक ड्वार्फ प्लैनेट पहले प्लूटो हुआ क्या था, उसको ASU के द्वारा एस्ट्रोनॉमिकल स्टैटिकल यूनिट के द्वारा उसे हटा दिया गया। देखिए बुध क्या होता है, बुध सूर्य के सबसे करीब हो गया। फिर आ गया क्या, विनस। बुध के बारे में क्या पता है, बुध क्या है, बुध के पास, बुध और शुक्र के पास, इन दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है, नो एनी सैटेलाइट, कोई उपग्रह। जब पेपर में पूछेगा किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी को क्या बोलते हैं, आपको बताना है कि नीला ग्रह बोलते हैं। क्या नीला ग्रह किसे बोलते हैं, पृथ्वी को। यहाँ पर जीवन संभव है, चूंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। मार्स क्या, मंगल को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लाल ग्रह। मंगल को क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड FeO की अधिकता, आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से मार्स का रंग कैसा होता है, लाल होता है। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद हम आएंगे जुपिटर पे। जुपिटर क्या होगा, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका सबसे बड़ा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है कि गैनीमेड, गैनीमेड एक इसका बृहस्पति का लड़का यानी इसका उपग्रह है, वो क्या है, गैनीमेड, वो सबसे बड़ा उपग्रह भी है। जुपिटर यानी जुपिटर पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा,
पूरे ब्रह्मांड में या सौरमंडल में सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है। उसके बाद सैटर्न। जब पूछेगा वलय, वलय यानी रिंग, देखो यहाँ पर रिंग दिख रहा होगा, ये गैस के गोले के रिंग है। ये शनि, सैटर्न यानी शनि का होगा। पूछेगा वलय, इसमें कितने रिंग होते हैं? 7 रिंग, याद रखना है। वलय की आकृति किसकी है? तो आपको बताना है शनि की है। नेपच्यून और प्लूटो, क्या? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो तो हट गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछेगा कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिसकी रोटेशन उल्टी है। रोटेशन यानी वो अपने एक्सिस के एलोंगेशन, चूंकि सभी ग्रह क्या करते हैं? एक्सिस के एलोंगेशन वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, मतलब उनकी मूवेशन ऐसे होती है। लेकिन दो ऐसे हैं उसकी मूवेशन ऐसे होती है, यानी नॉर्थ टू वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम होती। कौन कौन सा है? इधर से 2 नंबरी कौन है? वीनस यानी शुक्र। शुक्र क्या है? सबसे गर्म ग्रह है, आपको पता भी हो सबसे गर्म क्या है? शुक्र है। इसी को क्या बोलते हैं? इवनिंग स्टार बोलते हैं। क्या? इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के बाद इसी को बोलते हैं इवनिंग या नाइट स्टार। ठीक। जब पूछेगा भोर का तारा या सांझ का तारा, यही है। क्या है? भोर और सांझ का तारा आपका क्या हो गया? शुक्र हो गया। देखिए मैंने क्या बताया, इधर से दूसरे नंबर के, बुध के बाद शुक्र, इधर से दूसरा, और इधर नेपच्यून के बाद यूरेनस, 2 आ गए। एक हो गया अरुण और शुक्र। क्या? अरुण और शुक्र, ध्यान दीजिएगा। अरुण और जो शुक्र है, इसकी जो रोटेशन है ये उल्टी है। ये कैसे है? ये पूरब से पश्चिम करता है, पूरब से पश्चिम। इसका रोटेशन देखो, एक इधर से 2 नंबरी वाला अधिकतर 2 नंबर काम करता है, और इधर से 2 नंबरी कौन सा है? नेपच्यून के बाद यूरेनस यानी अरुण। अरुण और शुक्र, असु मतलब अश्रु, आपको याद होगा असु, अरुण और शुक्र। इसकी रोटेशन कैसी है? पूरब से पश्चिम। बाकी सब की कैसी है? पश्चिम से पूरब। ठीक। आइए देखिए, आपको मैंने क्या बताया, सूर्य से दूरी क्या होगा। सबसे पहले क्या होगी, जब सूर्य से दूरी पूछेगा तो आपको बताना है कि जो, देखो इसमें मेन इंपॉर्टेंट एक फैक्ट और याद रखिएगा। फैक्ट क्या है, ये आखिर ऐसा क्या है? इसको देखो, आपको मार्स और जुपिटर के बीच में, ये आपको पता है मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्या? क्षुद्र ग्रह होते क्या है? इसी सब के टुकड़े हैं, आकर के यहाँ जमा हो गए हैं। ये जो जुपिटर है बड़ा है तो खींचे रहता है। क्या करता है? खींचे रहता है क्षुद्र ग्रहों को अपने पास। इसलिए क्या होता है कि ये सब इस पर नहीं आते गिरते। अगर इस पर आकर क्षुद्र ग्रह गिर जाएंगे तो क्या होगा? पूरा ये सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, ये पूछता है कि मार्स और जुपिटर यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह की बेल्ट पाई जाती है। उसके बाद देखिए, आपको बताया मैंने सूर्य के अकॉर्डिंग पूछेगा, सूर्य से ग्रहों की दूरी, तो आपको बताना है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और प्लूटो। ठीक, मतलब यूरेनस और नेपच्यून, सूर्य से ग्रहों की दूरी तो ठीक है। जब पूछेगा पृथ्वी, क्या? पृथ्वी से दूरी, आपका ये दिख रहा है मून, ये अर्थ दिख रहा है। ठीक, अर्थ का सबसे मात्र एक उपग्रह क्या है? मून यानी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। वो भी कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक। जब पूछेगा नेचुरल उपग्रह तो आपको बताना है प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का एकमात्र मून है। ठीक, मून के पास अपनी खुद का प्रकाश नहीं होता है, ये सन की लाइट की वजह से चमकता रहता है। ठीक, उसके बाद होता क्या है, इन दोनों के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है, इन दोनों के पास अपना कोई खुद का उपग्रह नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, सन से दूरी के अकॉर्डिंग पूछेगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, ये सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग। जब पूछेगा पृथ्वी, अर्थ से दूरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से, तो आपको लग रहा होगा अर्थ से दूर सबसे दूर ये होगा। देखो, जब अर्थ से पूछेगा, अर्थ से पहले इधर आओगे, क्या होगा? शुक्र। देखो, शुक्र, मंगल, क्या यहाँ गए आप? शुक्र, मंगल, शुक्र। देखो पहले अर्थ से क्या हो गया? अर्थ से शुक्र, अर्थ, शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। कैसे हो गया? आप देख रहे हो, पृथ्वी से आप एक बार पहले इधर आएंगे, पृथ्वी से शुक्र बाद फिर मंगल जाएंगे, फिर मंगल के बाद फिर आएंगे बुध पे, बुध, उसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसका मतलब पृथ्वी के दूरी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? पृथ्वी के दूरी के अकॉर्डिंग हो गया कि अर्थ के बाद आपको आएंगे शुक्र से आ गया मंगल से बुध, फिर आ गया जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून, प्लूटो। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। आइए आज की क्लास का अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो वैसे खत्म हो चुका है। आपको मैंने क्या बताया, कंठे क्या बोलते हैं, मैंने कंठे महाराज को आपको बताया तबला वादक है। ठीक है, थोड़ा गलती हो गई, ध्यान दीजिएगा। जो कंठे महाराज जी हैं, क्या कंठे महाराज, आप लोग याद रखिएगा, कंठे महाराज जी हैं,
कंठे महाराज ये तबला वादक से संबंधित है। क्या? तबला वादन से संबंधित है, लेकिन ये क्या है? गायन है, गायन गाना गावत है। ठीक है, ध्यान दे जाए, ये लोग गायन गाना गावत हैं लेकिन तबला बजावत हैं। ये क्या है? वाद्य यंत्र है, लेकिन ये क्या है? आपको गायन गीत से संबंधित पूछेगा। ठीक है, आज की क्लास का हम समापन करते हैं मित्रों। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप लोगों ने टॉपर साई के परिवार को जो अपना प्यार दिखाया है, आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।